हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपके मैथ रिजल्ट से आप सभी का स्वागत है। और ये जो सीरीज चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चल रही है। आपने पहले वीडियो देखा है, फर्स्ट पार्ट जो था। ये जो आज क्लास है ये भी जो 23 तारीख को जो री एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसका फर्स्ट शिफ्ट है, उसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हमने डाल दिया है, दूसरा पार्ट ये डाल रहा हूँ वीडियो बना के। ठीक है, तो उसमें 10 एक क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं, बचे हुए इसमें वीडियो में हो जाएंगे कंप्लीट। और ऐसे करके सीरीज 1 बाई 1 चलती रहेगी और ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह अनुत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है? देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मीन्स 20% तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसे अगर 5 अंक और मिल जाए ना तो भी उत्तीर्ण हो जाए। मतलब उसके पास ना 5 अंक और होते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंक का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। 30% तो ये स्कोर कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये किधर गया, 30% स्कोर करता है और वह 20 अंक से 20 अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अगर इसके -20 होते तो ये जितने पास होने के लिए जरूरी मार्क्स हैं वो हो जाते। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका 20% इधर गया तो कितना बचा, 10% बचा, और ये माइनस की 20 इधर आई, ये कितने हो गए, 25। मतलब आ गया 10% आ गया है, वो 25 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 5 से काट लें तो 2% जो हो गया वो 5 के बराबर है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ एक बार समझिए कि 20% अंक प्राप्त कर रहा है, उसके बाद क्या है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। अगर उसे 5 और मिल जा रहे तो वो पास हो जाता। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है कि 30% स्कोर प्राप्त कर रहा है, लेकिन 20 अंक हैं वो अधिक प्राप्त कर रहा है। अगर मैं इसके 20 माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग जितने मार्क्स हैं वो मिल जाते इसे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर 2% आ गई, 2% की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 5। अगर 20% उससे प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन अगर 5 अंक और प्राप्त हो जाए तो वो पास हो जाएगा। तो 5 अंक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2%। तो ये कितना हो गया, 20% प्लस के 2%, तो आंसर आ गया आपका 22%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए आप, उसका सॉल्यूशन देखिए। इसे ना आसान उसने ना 20% प्राप्त किए, लेकिन क्या हुआ, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 5 अंक और प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता। भाई दूसरी कंडीशन क्या है, एक विद्यार्थी है उसे 30% स्कोर प्राप्त हुआ, लेकिन क्या है कि उसे ना पासिंग जो मार्क्स हैं उससे जाना, उसे 20 अंक मिल गए हैं। तो हमने क्या किया, 20% जिससे मिल रहे थे, अगर 5 और मिल जाते तो पास हो जाता, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए। और ये क्या है, इसके 30% मिल गए, लेकिन अगर इसे माइनस करके अगर 20 कम कर दूँ तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, जो हमने बराबर कर दिए, जो इक्वल दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा 2% की जो वैल्यू है 5 है। हमसे पूछा गया पासिंग जो परसेंटेज है वो कितना है। तो क्या है, 20% उसे मिल ही रहे, लेकिन क्या है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था ये। अगर इसे 5 और मिल जाता तो ये पास हो जाता। भाई 5 अंकों की जो वैल्यू है वो है 2% बराबर, तो ये हो गया 22% है जो पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हुए चलिए आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले अगर आप ये डायरेक्ट दूसरी वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देख के आइए। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से समझेंगे कि पहले पार्ट में कैसे कराएंगे, उसमें हमें बताया हुआ चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ये चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से सही रहता है। यहाँ से एक बात समझिए, देखो क्या कह रहा है, हमें 2 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना है, 1600, और 5% की दर से। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, अगर पहले वर्ष से अगर जितना ब्याज प्राप्त हुआ उतना ही दूसरी वर्ष भी होगा। तो अगर 2 वर्ष में 1600 है तो पहली वर्ष में भी 800 हुआ और दूसरी वर्ष में भी 800 हुआ। ठीक है, तो ये 1600 हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछ रहा है
कि 5% की दर से साधारण ब्याज 16 से 3 वर्ष के बाद समान दर पर 5% की दर रहने वाली है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अगर पहली वर्ष 800 रुपये है साधारण ब्याज, ठीक है, दूसरी वर्ष 800, तो तीसरी वर्ष भी 800 तो रहने वाला है ही है, ठीक है। दूसरा क्या होने वाला है कि दूसरी वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है, साधारण ब्याज तो सेम ही रहता है, पहली वर्ष या दूसरी वर्ष या तीसरी वर्ष साधारण ब्याज सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, उसमें पहली वर्ष के ब्याज में भी ब्याज लगता है। तो अब क्या है, दर कितनी है 5%। तो दूसरी वर्ष आते आते हमें क्या है, ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है इसका भी हमें 5% निकालना होगा। तो 800 का जो 5% हो गया वो कितना हो गया 40, ठीक है। तीसरी साल में आए हम जब, तब क्या हुआ, 800 तो प्राप्त हुआ ही है ब्याज, लेकिन इसका भी निकलेगा, तो इसका कितना आ गया 40, और ये 800 यहाँ दूसरी वर्ष के भी ये 800 का ब्याज कितना आएगा 40 और आ जाएगा, लेकिन इस 40 का भी आएगा 5% हिसाब से, वो कितना आ गया, वो गया 2 रुपये, ठीक है। और यही पूरा जो जोड़ के आ गया वो आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो गया 8 या 2400, और 40 40 40 कितना हो गया 120, और प्लस के 2, तो ये कितना हो गया 2 2 5 2 5 2 5 2 2। तो इसमें हमें ना मूलधन निकालने की जरूरत थी, ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट ब्याज की दर दी गई है और पहले साल दूसरी साल का साल ब्याज भी दिया गया है। तो साधारण ब्याज अगर पहली साल 800 है तो दूसरी साल भी 800 है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ आ गया, और दर कितनी है 5%। अब तीसरी साल भी 800 ही रहेगा, अगर साधारण ब्याज सेम रहता है, तो अगर पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे लगेगा वो 40 हो जाएगा, यहाँ पर 2 साल का लगेगा, तो ये 40 800 पे ये 40 हो गया, और ये वाले 800 पे 40 हो गया, और ये 40 पे और लगेगा, तो 5% दर से ये 2 हो गया, तो ये हो गया 2522। अगर साधारण ब्याज की या चक्रवृद्धि ब्याज की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और इतना तो आपने 10th वगैरह में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये में साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखिए पहले, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं, इसे हम शॉर्ट में करते हैं आई बराबर पी इंटू आर इंटू T/100, ठीक है। हमें इंटरेस्ट निकालना है, मूलधन कितना दिया गया 73,000, ठीक है, और दर कितनी है वो है 15%। टाइम कितना है देखो, जो 12/2/2022 से 11/2/2023 तक है, ये पूरे एक साल हो रही है, 365 दिन हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई यह समय कितना हो गया 1 साल का हो गया, और बटे 100, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 0 से 0 कटा, 2 0 से 2 0 कट गए, बचा कितना 0, 15 3 45 5, यहाँ से लगी 4, 15 56 15 105, और 1 4 हो गए 109, तो 10,950 है, यही आंसर हो गया, यही, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ तक है कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस थोड़े ट्रिकी हैं, और भाई आसान सा सॉल्यूशन भी सब पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो आराम से पढ़ते हुए चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब पढ़ते हैं। 475 रुपये अंकित मूल्य है और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। मतलब 475 रुपये अंकित मूल्य किए गए हैं किसी चीज़ पे, मतलब जूते की कीमत है और उस पर 15% की छूट दी गई है, तो पूछ रहा है जोड़ी पर कितनी छूट दी गई है। तो क्या इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या 475 दिया गया है, इस पर 15% छूट मिलती है अंकित मूल्य पे बटे 100। तो इसे यहाँ से सॉल्व करें, इसे 5 से काट लिया, ये 5 में 45 55 25 5 में 10, 5 से 5 चौको 20, ये कितना हो गया 19, ठीक है। यहाँ से 19 बना 95 5, यहाँ से लगी 9, 19 से कम 19 और 9 कितना हो गया 28, ठीक है, बटे 4, 4 से काटा 4 7 28, 1 बचा 4 एकम 4, बचा कितना 2, मतलब 4 एकम 4, 10 में लगाया 2 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
71 रुपये 25 पैसे, यही छूट हो गई। मतलब एक सारा क्वेश्चन ये पूछा है, कह रहा है क्वेश्चन अंकित मूल्य है किसी जूड़े के एक जोड़ी का 475 है, वो उसमें 15% की छूट दी गई है, तो जूते की एक जोड़ी की कीमत कितनी है। ठीक है, तो 475 का डायरेक्ट 15% निकाल लिया, वही छूट उतनी दी गई, वही 71.25 आया, वही छूट दी गई है। ठीक है, इतनी, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। देखिए, जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, देखने में सिर्फ वो बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। अगर लैंग्वेज में क्या है, जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, जितना बोलता जाए उतना अगर लिखते जाओगे तो एंड में पहुंचते पहुंचते आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। सबसे पहले छूट दे रहा है। अगर मैं अंकित मूल्य इसका 100 मान ले रहा हूँ, ठीक है, उसका कह रहा है 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री का लगाता है। अगर इस पर 10% छूट दे रहा है तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। ठीक है, उसके बाद बचा कितना, ये बचा है 90। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है लेकिन छूट वाले मूल्य पर, ये छूट वाला मूल्य जो है, इस पर 8% का बिक्री का लगाता है। पहले क्या किया इसने, कोई चीज है 100 रुपये, मान लो इसने 100 रुपये मूल्य रख लिया इसका, ठीक है, और बोला 10% छूट दे रहा है, तो 10% छूट दे दी तो ये हो गया 90 का। लेकिन अब वो कह रहा है मैं इस पर बिक्री कर लगाऊंगा, तो बिक्री का जो छूट देने के बाद इस पर बिक्री कर वो कितना लगाया, 8% का, इस पर लगा रहा है 8% का बिक्री कर। फिर कह रहा है बिक्री कर लगाता है यदि ग्राहक बिक्री कर सहित बिक्री कर लगाने के बाद मूल्य को 34,020 का भुगतान करता है। ठीक है, अब देखो ये 90 आ गया था यहाँ से, इस पे 8% लग रहा है बिक्री कर, तो 90 का 8% हो गया, कितना हो गया, 90 इंटू 8/100, ये भी नहीं कटेगा, 8 में 72, तो 10/100 मतलब ऐसे, तो ये हो गया 7.2। ठीक है, तो 90 ये था, लेकिन बिक्री कर अगर बढ़ गया तो कितना हो गया, अब ये 8% बढ़ने के बाद ये हो गए 97.2। ठीक है, अब इन क्या कह रहा है, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है, मतलब जो इसकी वैल्यू है 97.2 की जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है, हमारे इसमें दिया गया है 34,020 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा तो अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य जो हमने माना था ये 100 था। ठीक है, इसका जो 8% आया था वो आया था 7.2, वो इसमें प्लस करके हो गया ये। यहाँ से सॉल्व कर ले रहे, यहाँ से 100 की वैल्यू हमसे निकालनी है, यहाँ से 10 नोट आए, या 0 बढ़ गया, 9 से कट रहा है ये, 9 एकम 9, 0 9 थे 72। ठीक है, यहाँ से काटा 9 दूनी 18 होते हैं 27, बचा कितना यहाँ पे 7, 70 हो गया, तो 9 7 63। ठीक है, बचा कितना 7, 9 8 72। ठीक है, 9 से फिर कट रहा है ये, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से इसको 3 से काट ले अगर हम, तो 3 चौकू 12, 3 एकम 3, तो चौक 12, मतलब 4 की वैल्यू आ गई कितनी, वो आ गई 14। लेकिन हमसे पूछी कितनी, 100 की, तो इसमें अगर दोनों की तरफ अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। मतलब अगर इधर देख लेंगे, अगर 4 की हमें 1400 दे रहा है, इसमें अगर हम 25 का गुणा दोनों तरफ कर दें तो 25 चौको कितने हो गए 100, इधर कितना हो गया 0 0, 25 चौको 100, 10, आंसर आएगी 10, 25 से कम 25 और 10 35, तो हमारे पास आ गया 35,000। तो अंकित मूल्य जो था वो कितना था, 35,000। ठीक है, एक बार देखिए इसे, फिर समझाता हूँ। तो क्वेश्चन का अगर साथ साथ करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, वैसे ही हो जाएगा। इसमें एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो सबसे पहले अगर अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया, इस पर 10% की छूट दी, तो ये कितना बचा, ये 90 हो गया, क्योंकि 100 का 10% ही 10 होता है, तो 10% कम हो गया, कितना हो गया 90। लेकिन क्या कह रहा है,
लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। तो 90 पे क्या करता है, इस पे 8% का बिक्री कर लगाता है। तो 90 पे 8% जो निकल के आया वो कितना आ गया 7.2, मतलब 7.2। उसके बाद कहता है कि यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है, तो बिक्री कर सहित तो 90 तो ये मूल्य हो गया, उसके बाद इसमें 7%, 7.2 जो बिक्री कर लग गया, तो ये हो गया 97.2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 34,020 दिया गया है। हमें यहाँ से अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य हमने 100 माना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1400, 100 की आ गई 65,000। आसान क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x और 1/x का औसत है वो है m, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या है। ठीक है, x वगैरह देख के बड़ा डर सा लग जाता है एकदम से, कितना टफ क्वेश्चन है क्या है, बहुत सिंपल सा है, आराम से देखते हुए चलें। ये क्या कह रहा है इनसे, इनसे कह रहा है कि x है और 1/x का औसत m है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 जो x है औसत में, एक जैसे कोई तुमसे कहे कि 3 संख्याओं का 2 और 3 और 5 का औसत, मतलब कुछ भी दिया गया m दिया गया, तो हम क्या करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5, संख्या कितनी हो गई 3 बटे m। तो ये जो निकालते हैं तो इसका काउंट करें क्या होगा 5, 3 2 5 5 10 बटे 3 बराबर m। तो ये हो गया 3m = 10। ये तो करते हैं औसत में। औसत में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या को जोड़ बटे जितनी संख्या है वो। ठीक है, जैसे आपको कोई दे दे कि 2 + 4 + 6 का औसत बताइए, इसका औसत, तो क्या करते हैं 4 2 6 6 12, संख्या कितनी हो गई 3, तो 3 से 4 कट गया। तो औसत का मतलब तो यही हुआ है कि संख्या हैं, कितनी संख्याएं उसका भाग कर देते हैं, औसत आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है x प्लस 1/x का औसत है वो m है। तो x प्लस 1/x, ये कितनी हो गई संख्या, 2 संख्या होगी, इसका औसत कितना बता रहा है m बता रहा है। तो यहाँ से x प्लस 1/x कितना आ गया, 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 2m। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या है। तो अगर x प्लस 1/x से आपने पढ़ा होगा कि इसको x स्क्वायर पे जाने के लिए क्या करें, हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू x इंटू 1/x, ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं x से x कट गया और ये 2 उधर चला गया, कितना होगा माइनस का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस के 2। लेकिन हमसे इस संख्या का औसत पूछा गया, तो संख्या कितनी है 2, तो हम दोनों तरफ अगर 2 का भाग कर दे रहे तो कितना हो गया, ये आ गया औसत इसका पूछा गया, तो ये हो गया 2 कट गया ये, तो ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये बात इसको समझिए, देखिए, और सबसे पहले ये आता है, अगर आप औसत समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 3 संख्या है, जैसे 2 4 6 प्लस 8, अगर कोई हमसे कह रहा है इन संख्या का औसत निकालिए, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, इन संख्या का जोड़ जितना हो रहा है और बट्टे में जितनी संख्याएं हैं, तो 2 4 6 6 12 12 8 कितनी हो गई 20, संख्याएं कितनी है 4, तो 4 पंजे 20। यहाँ से हमें इसका पता लग गया कि इसका जो औसत है वो कितना है 5। ठीक है, अगर इतना समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमसे कह रहा है कि x प्लस 1/x का जो औसत दिया गया है वो कितना है m। तो x प्लस 1/x, संख्या कितनी है 1 और 2, तो 0.2, तो कितना हो गया m के बराबर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x प्लस 1/x है वो 2m के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत बताइए, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब हमने स्क्वायर किया तो x स्क्वायर आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x, मतलब 2a भी होता है तो x इंटू 1/x, इसका किया तो ये हो गया 4m स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x जो स्क्वायर आ गया वो 4m स्क्वायर माइनस के, ये वाला 2 उधर गया तो माइनस के 2 हो गया। लेकिन हमें इसका औसत निकालना था, इसलिए हमने 2 का भाग किया इसमें, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो इसका औसत निकल आया, तो जब इधर भाग किया तो उधर भी भाग करना होगा, तो यहाँ से आ गया 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, एक तरीका और है ऐसे करने का, वो क्या है वो देखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले आप।
वीडियो रोक के फिर देखिएगा। हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, अगर इतना नहीं सोच पा रहे कि तुम स्क्वायर करना है क्या करना है, अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो एक काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से हम x जो है x को हम अगर 2 मान लें, ठीक है, अगर x को हमने 2 मान लिया तो यहाँ से क्या आया, x प्लस 1/x बटे 2 जो है कितना है, औसत m आ रहा है। अगर x को मैंने 2 माना तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 2 प्लस 1/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2, और ये 2 इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या उधर कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई 5 बटे 2 बटे 2, तो ये जो होता है, अगर इसके नीचे देखो आपने पढ़ा होगा भिन्न जब निकालने हो, अगर इसके बटे 1 है तो ये पलट के कितना हो जाएगा 1 बटे 2, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 बटे 4 जो है m के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या है। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं मान लूँ यहाँ से, अगर 2 मान रहा है तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 2, तो 4 चौको 16, 1 17 बटे 8 हो गया, ठीक है, 17 बटे 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, अब देखिए इसका जो औसत निकल के आया कितना आ गया, 17 बटे 8 आ गया, अगर हम x बराबर 2 मानते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे 4। अभी m यहाँ पे हम m की वैल्यू इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है जो हमें 17 बटे 8 दे रहा है, ठीक है। तो हम अगर पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस के 1 है, अगर 2 m स्क्वायर, m यहाँ से कितनी वैल्यू आई, m की आई 4 5 बटे 4, तो स्क्वायर कितना हो गया 25 बटे 4 चौको 16 माइनस का 1, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से हम काट लें तो 2 से 8 बार और 25 से, तो ये हो गया 25 माइनस के 8 बटे 8, तो 25 में 8 के कितने बचे 17, 17 बटे 8, तो इसका मतलब ये है कि ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, सही तरीका ये है। दोबारा समझे ये क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x बराबर है वो 2 मान लिया है, ठीक है। अब जब हमने x बराबर 2 मान लिया तो यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 5 बटे 4, ठीक है, क्योंकि m में ये फॉर्म में आंसर दिए गए सारे। यहाँ m की अगर वैल्यू 5 बटे 4 आ गई है तो x स्क्वायर, अगर x को हमने 2 माना तो 2 दूनी 4, 1 बटे 4, इनको जोड़ा 4 चौक 16, 1 17 बटे 4 हो गया, लेकिन ये इंटू 2 गया तो 17 बटे 8 हो गया, 17 बटे 8 औसत हो गया इसका, ठीक है, जिस हिसाब से। अगर m की वैल्यू है 5 बटे 4 तो हमें चेक करनी है कि m की वैल्यू ऐसे इसमें रखे कि किसका कौन से ऑप्शन का आंसर है वो 17 बटे 8 आ रहा है, तो हमने पहले में चेक किया तो ये पहले का आ रहा है, ठीक है। अगर पहले का नहीं हम दूसरे में चेक करेंगे तो इसमें हमें इस विधि से हमें 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन। यदि 9 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले आप ये जानते हैं सम संख्याएं क्या हैं। सम संख्याएं 2 4 6 8 10, ये सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। सम संख्या का एक बेसिक मतलब नॉर्मल चीज है, दो से संख्या कट जाए वो संख्या सम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 9 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जैसे अगर पहली संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या कितनी हो गई a प्लस 2, तीसरी a प्लस 4, सम संख्याएं हैं। अगर a प्लस 3 कर देंगे तो ये इवन नहीं रहेगी, ये ऑड हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो a चौथी हो गई प्लस 6, पाँचवीं हो गई a प्लस 8, a प्लस 10, ये कितनी हो गई छठी हो गई, सातवीं हो गई a प्लस 12, आठवीं हो गई a प्लस 14 और नौवीं हो गई a प्लस 16, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ से ना 2-3 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो क्या है, एक हम इसका औसत निकालने बैठ जाएं और हम अपना टाइम वेस्ट करें। एक क्या है मतलब कि हम पूरा जोड़ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9a हो गया, मतलब पूरा जो बेसिक है वो समझिए। इसका क्या है 9a प्लस
4 2 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 और 12 कितना हो गया 42, 4 46, 10 56, 56 6 62, 10 72, तो ये क्या 72, ये इतना हो गया इसका जोड़। संख्या कितनी है 9, जिसका औसत कितना दिया गया 132। अब 9 से हम काटे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो यहाँ से जो ए निकल के आया वो कितना आ गया 8, उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 में क्या 4 2 124। अगर ए 124 मतलब 124 है, तो जो लास्ट संख्या है वो कितनी है 124 प्लस के 16, मतलब इसमें 16 ऐड हो रहा है। तो यहाँ से समझ में आया कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर आया तो कितना आ गया 16। ठीक है, लेकिन हमें इतना भी नहीं करना है, हमें यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि पहली संख्या अगर ए है और अंतिम संख्या क्या है ए प्लस 16, ए प्लस 16। अगर ए है और लास्ट कितनी है ए प्लस 16, तो ये तो सेम ही है। अंतर अगर है पहली और आखिरी संख्या का वो कितना है 16 है। ठीक है, और एग्जाम में हमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा वैसे आपको आंसर आना चाहिए। क्या कह रहा है 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 132 है। अगर वो 9 संख्याएं हैं, अगर पहले यहाँ से लेके अगर 9 संख्याएं हैं तो इनके बीच का जो गैप होगा ना वो कितना होगा, वो 8 गैप होंगे। ठीक है, और 8 गैप होंगे और सम संख्याएं हैं तो एक में कितना होगा 2 का गैप होगा, तो 2 × 8 डायरेक्ट हमें 16 करना है। जैसे अगर इसमें हमें दे दिया गया होता है बोला 13 संख्याएं हैं, क्रमांक संख्याएं हैं, उनके बीच मतलब पहली और अंतिम संख्या का वो कितना अंतर होगा, तो 13 संख्याएं हैं, इसमें गैप कितने होंगे 12, एक कम होगा गैप, और सम संख्याएं हैं तो 2 का गैप है, तो कितना हो गया अंतर इसका हो गया 24 पहली और आखिरी संख्या का। तो पहली और आखिरी संख्या जब भी दी जाएगी डायरेक्ट हमें ऐसे ही सीधा करना है बिना कॉपी पेन चलाए। ठीक है, बाकी आपने बेसिक समझ लिया इसका क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी का औसत वजन है वो 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है। हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी, औसत निकालना है इसका, बटे 3 संख्या है, इसका वजन कितना दिया गया 60। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया, वो आ गया 36 18 180 किलोग्राम। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, दूसरी लाइन हमसे कह रहा है ए और बी का औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। अगर ए प्लस बी का औसत 30 किलोग्राम है तो ए प्लस बी का वेट कितना हो गया, वो हो गया 60 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमसे कह रहा है बी और सी का औसत वजन किलोग्राम 70 किलोग्राम है, सॉरी। तो बी प्लस सी का कितना है 70 बटे 2 का 70 है, तो बी प्लस सी का जो वेट आ गया वो कितना आ गया 140। हमसे पूछा गया, हमसे पूछ रहा है कि बी का वजन क्या है। अब देखिए यहां से एक बात समझ में आई, हमें पता है कि अगर a प्लस बी का वजन है 60 किलोग्राम है, a प्लस बी का 60 किलोग्राम है अगर, और a प्लस बी प्लस सी का तो 180 है, तो सी का यहाँ कितना आ गया 120 किलोग्राम। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बी का वजन क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर बी प्लस सी का कितना है 140, लेकिन सी का तो हमें पता है 120 किलोग्राम आ गया, तो बी का कितना बचा, बी का बचा 20 किलोग्राम, क्योंकि 120 प्लस 20 140 होता है। बस डायरेक्ट यही आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का हमें औसत 60 किलोग्राम दिया गया, तो हमें पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी का जो वेट है वो 180 किलोग्राम है। दूसरी लाइन हमसे कहा गया ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है। अगर ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो ए और प्लस बी का वजन जो है वो 60 किलोग्राम आ गया। वैसे यहाँ बी प्लस सी का औसत वजन अगर 70 किलोग्राम है तो बी प्लस सी का कितना आ गया, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 140 किलोग्राम। लेकिन अगर ए प्लस बी का अगर 60 किलोग्राम है, जहाँ ए प्लस बी का सी का जो हमें 180 किलोग्राम दिया गया, तो अगर ए प्लस बी का 60 किलोग्राम है तो सी का यहाँ से 120 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अगर सी का 120 किलोग्राम है तो यहाँ से हमें डायरेक्ट बी का निकल के आ रहा है वो कितना है 20 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी होते हैं, यहाँ से समझ में आता है कि हमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने देखा कि एवरेज के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं,
मतलब 25 से 26 क्वेश्चन जो हैं उसमें से 3 क्वेश्चन एवरेज के यहाँ देखे गए हैं, ठीक है। मतलब 3 से 4 भी हो सकते हैं, 3 से 2 भी हो सकते हैं आगे चल के सेक्टरों में। तो वो चीज़ है, इसलिए चैप्टर इंपोर्टेंट जो भी हैं तो उन्हें हमें जाना पड़ना चाहिए, उनका वेटेज हमें देख के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तैयारी हमें उस हिसाब से करनी चाहिए कि एग्जामिनर हमसे पूछ के आ रहा है, ठीक है। ना ही कुछ नहीं कि जो एग्जाम में सिलेबस में भी नहीं है वो हम पढ़ लिपटे हैं, तो उससे काम तो होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए इसमें कह रहे हैं चावल की जो मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। अगर फ्रैक्शन वगैरह नहीं निकालना आता तो परसेंटेज की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई है। मतलब कोई चीज़ अगर चावल की कीमत पहले 4 थी, रेट जो है 4 थी, वो कितना हो गया? 25% वृद्धि हो गई, वो 5 हो गई। तो क्या कहता है? परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो क्वांटिटी जो है, अगर कोई चीज़ 4 से 5 हुई तो क्वांटिटी पहले 5 थी वो 4 हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ समझो पहले। जैसे मैंने आपको 20 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने तुमसे कहा ऐसे ऐसे दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे 4 रुपये किलोग्राम के हिसाब से चावल मिलते हैं। तो तुम गए, तुमने 4 के हिसाब से 5 किलोग्राम चावल खरीद लिए, तुम्हारे पास 20 रुपये थे टोटल, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे गए तुम, तो मैंने भी तुम्हें 20 रुपये दिए, मैंने कि जाओ तुम 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम चावल खरीद लाओ। लेकिन तुम जो भाग गए, दुकानदार ने तुमसे कहा कि नहीं चावल 4 रुपये किलोग्राम नहीं है, अब 5 रुपये हो गए। तो तुमने कहा अच्छा 5 रुपये, तुम्हारे पास 20 रुपये थे, तो फिर तुम चावल 4 किलोग्राम खरीद ला पाए। तो इसमें क्या होता है, जब अमाउंट सेम है, इसमें भी अमाउंट सेम है, देखो एक व्यक्ति 1200 में ये जो भी कर रहा है, तो क्या करते हैं, तो रेट जो होता है उसके क्वांटिटी का अपोजिट होता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। क्यों हो रहा है वो बात समझ गए? तो अब देखिए क्या कह रहा है। अगर चावल की कीमत 4 से 5 हो गई है, तो क्वांटिटी पहले जहाँ 5 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे, वहाँ हम कितना खरीद पा रहे? 4। लेकिन हम तो 1 यूनिट कम हो रही। लेकिन भाई हमसे क्या कह रहा है? 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो मतलब 1 की वैल्यू जो है वो 6 है। तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू है 30 किलोग्राम। इसका मतलब है स्टार्टिंग जो खरीद रहा था वो 30 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, बाद में खरीद पा रहा है, वो खरीद पा रहा है 24 किलोग्राम, ठीक है। 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है। मतलब पहले जो 30 किलोग्राम खरीद रहा था कितने रुपए में? 1200 रुपये में, ठीक है। तो 1200 बटे 30, 20 हिंदी खत्म, 12 मतलब 40। तो प्रारंभिक जो इसका मूल्य था वो था 40 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब अगर हमसे ये पूछता कि चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य पूछा तो 40 आ गया। अगर बाद वाला मूल्य पूछता तो बाद में क्या है? 24 किलोग्राम खरीद पा रहा है कितने में? 1200 में, तो ये 24 हो गया, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 50 रुपये, ठीक। मूल्य बढ़ा तो 50 रुपये हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन। ये 3 क्रमबद्ध सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए अभी तक आपने पढ़ चुके हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। ए पहली हो गई, दूसरी क्या है a+2, तीसरी क्या है a+4, ठीक है, दो के गैप में। इसका योग कितना दिया गया? वो दिया गया है 78। अगर मैं इसे प्लस कर दूं तो कितना हो गया? 3a + 6 = 78। तो 3a हो गया कितना? 72, ये 6 गया तो माइनस का हो गया, तो a हो गया कितना? 3 दूनी 6, तो 12। मतलब a अगर 24 है तो अगली संख्या कितनी हो गई जो दी गई है? वो हमें दी गई है a+2, ये होगी 26। और a अगर 24 दिया गया है तो ये कितना हो गया? 28। हमसे पूछा गया, तीनों संख्याएं आ गई है, हमसे पूछा गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर पहली सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई 28, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 26। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इतने करने की जरूरत नहीं थी, ये तो समझाने के लिए होता है आपके। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 संख्याओं का योगफल दिया गया, कितना दिया गया? 78, ठीक है। और हमें क्या बताया? अगर इसका हम वो औसत निकालें तो क्या आ गया? 3 से काटा, ये 3 दूनी 6, 3 से घटा, मतलब 26 आ गया।
तो इससे जो छोटी संख्या कितनी होगी 24, क्योंकि सम संख्या है तो 24, इससे बड़ी कितनी होगी 28। तो हमसे पूछा गया क्या, सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी निकालनी है, तो पहली तो ये 28 हो गई, तो दूसरी कितनी होगी 26। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही टिक मारो। क्या कह रहा है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस है और एक जो बस है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमसे पूछा समय कितना लगेगा, अगर समय को उधर ले जाए तो समय कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, तो ये दूरी हमें कितनी दी गई है, 250 किलोमीटर की है, चाल कितनी है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, काटा कितना आ गया 5 घंटे। ये आंसर हो गया आपका, आसान सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा कोई इसमें वो नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 35% कम में खरीदता और 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे सिंपल थे, ठीक है, ये भी सिंपल है थोड़ा, मतलब E2 देखो जितने भी क्वेश्चन सारे सिंपल पूछे गए, E2 मॉडरेट पेपर है, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे कहता जाता है वैसे वैसे करते जाएंगे हम। ये व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, मतलब अगर घोड़े की कीमत मतलब 100 रुपये है तो उसे 25% लाभ पे बेचा, तो 100 का 25% कितना हो गया 25, तो उसे 125 रुपये में बेचा। ठीक है, इन क्या कह रहा है, यदि दूसरी कंडीशन क्या है, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, जैसे उसने पहले तो क्या है 100 में खरीदा और 125 में बेच दिया। दूसरी कंडीशन ये कह रही है अगर यदि वह 35% कम में खरीदता तो 100 का 35% कितना हो गया 35 हो गया, और 35% कम में खरीदता इसका मतलब कितना होगा 100 माइनस 35 बचा कितना 65। तो कह रहा है कि अगर वह 35% कम में खरीदता, अगर वह 65 में खरीदता, तो क्या कह रहा है, अगर वह 35% कम में खरीदता और 732 कम में बेचता, जैसे अभी क्या बेच कितने में रहा है 125 में बेच रहा है, ठीक है, ये यूनिट है, ठीक है, 125 में बेच रहा है, तो क्या कह रहा है, तो उसे 36% का लाभ होता अगर वह 732 रुपये कम में बेचता। अभी तो 100 स्टार्टिंग में क्या था 100 में खरीदा उसने 125 में बेचा, ये क्या कह रहा है 35% कम में खरीदा, 35 में खरीदा, सॉरी 65 में खरीदा उसने, क्या कह रहा है अगर 732 रुपये कम में बेचता, पहले तो 125 बेच रहा, लेकिन अब मान लें इसके 732 रुपये कर दिए उसने, ठीक है, तो उसे 36% का लाभ होता, मतलब 65 में खरीद के अगर 125 माइनस 732 में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होता है, इस पे क्रय मूल्य पे तो लाभ हुआ ना, जिसमें खरीदा है उसमें, तो 65 में खरीदा, तो अगर 65 का 36% निकालें कितना हो गया, 5 से कटा ये 13 बार, 5 से हो गया 20, 5 4 से ये कटा 5 बार, 4 से हो गया 9 बार, ठीक है, तो 13 नंबर कितने हो गए 117 बटे 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौकू 20, मतलब 23.4। तो यहाँ से हम समझ आ गया 65 का जो 36% आ गया वो कितना आ गया 23.4 यूनिट। अब यहाँ से समझो आप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 88.4 इज इक्वल टू दिया गया कितना हमें 125 माइनस के 732, ठीक है, ये परसेंटेज जो है इधर ये इधर आएगा, ये वाला इधर गया तो ये इधर माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, देखो तो 125 माइनस के कितना हो गए 88.4, ये वाला इधर चला गया, बराबर में क्या बचा 732, ठीक है, तो 125 में से अगर 88.4 गए तो यहाँ 10 लगाया, 10 में से 4 गया 6 बचा,
14 में 8 गया 6 बचा, और 11 में 8 गया 3, तो ये बचा 36.6। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई 732। यहाँ से दशमलव हटाया तो ये 0 बढ़ा, 366 का ये 732 कितना है, दोगुना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 20। ये हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य तो यही था ना, तो वो कितना था 100। तो अगर ए की वैल्यू 20 है तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर ए की 20 दी गई है तो 100 की कितनी आ गई, दोनों तरफ 100 का गुणा किया तो ये हो गई 2000। तो हमसे ये पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो वो आ गया 2000। एक बार ये क्वेश्चन आप पढ़ें और फिर इसका सोल्यूशन देखें, आराम से समझो। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। जैसे अगर क्रय मूल्य इसका 100 है, मतलब 100 में खरीदा, 25% लाभ पे बेचा, अगर 100 का 25% कितना हुआ 25, तो 125 में बेच दिया। ये क्या कह रहा है, ये तो उससे हुए 35% कम में खरीदता, पहले तो 100 में खरीद रहा था, अगर 35% कम में खरीदा, 100 का 35% होता 35, तो कम में खरीदा तो कितने का खरीदेगा, वो 65 का खरीदेगा। तो कह रहा, और अगर 732 रुपए कम में बेचता तो 125 जो यूनिट है उसे कम, मतलब परसेंटेज है यूनिट जो भी मानो, उसमें अगर ये 732 कम में बेचता तो क्या कहता है, तो उसे 36% का लाभ होता। तो लाभ तो इसी पे होगा ना, क्रय मूल्य पे लाभ होगा, वो इसकी वैल्यू बराबर है, तो इसका 36% निकाला हमने, वो कितना आ गया 2 मतलब 23.4, तो टोटल कितना हो गया 88.4, बराबर जो है वो 125 माइनस 732। तो ये अगर उधर चला गया तो कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ से हमें पता लगा 36.6 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है 732 रुपये। तो यहाँ से हम दशमलव हटाया 0 बढ़ा, और जो हमें यहाँ से पता लग गया एक की वैल्यू आ गई है 20। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आपको। एक बार अगर कोई दिक्कत आ रही दोबारा इसको वीडियो को थोड़ा पीछे बढ़ा के दोबारा देखिए इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है उसने, एक जगह से क्या किया, 10 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीदे, वहीं उसने क्या किया 10 रुपये में 5 की दर से भी कहीं से संतरे खरीदे, ठीक है, दूसरी जगह से मान लो, ठीक है, उतने संतरे में क्या कह रहा है, अब पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 संतरे की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या है, हम ना इस क्वांटिटी सेम करते हैं। पहले क्या है, यहाँ देखो 4 है 5 है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, पहली बार तो सेम खरीदे संतरे और 20 में 9 की दर से बेचे, तो मैं क्या कहते हैं ऐसे में सबसे पहले तो 4, 5 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 पंचे 20, 20 चौको 80, ठीक है, 9 अपना 45 चौको 180 हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर हम मान ले 180 संतरे उसने यहाँ से खरीदे और 180 यहाँ से खरीदे, देखिए 180 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें मुझे 45 का गुणा करना पड़ेगा। 180 बनाने के लिए 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक है, हाँ। तो 45 का गुणा किया, तो अगर 45 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना होगा। तो क्या किया मैंने, अगर मैंने हाँ 180 संतरे खरीदे तो वो कितने में खरीदे 450 रुपये में, ठीक है। कह रहा है उतने ही अधिक संतरे उतने यहाँ पे खरीदे, अगर मैंने 180 खरीदे यहाँ पे, जिसमें 180 के लिए क्या गया 5, 5 2 15, 5 31, 36 का गुणा कर रहा हूँ मैं, तो अगर 36 का इधर किया तो उधर भी होगा। तो मैंने यहाँ क्या 180 संतरे हैं वो कितने में खरीदे 360 रुपये में, ठीक है। अब मैंने ये संतरे सेम बना लिए यहाँ पे, भाई हमसे क्या कह रहा है 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। अब क्या कह रहा है 20 रुपये में ये तो खरीदे उसने, तो हमें पता लगा इसमें टोटल संतरे जो है 360 में हैं, 360 संतरे इसने 810 रुपये में खरीद लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाद में क्या कह रहा है 20 रुपये में कितना 9 की दर से बेचता है। अब इसको 360 बनाने के लिए मुझे इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 360 ही बेचने हैं,
तो 40 का गुणा किया हमने 9 × 40, तो ये हो गया 360। अगर 40 का इधर गुणा किया तो इधर भी करना होगा, तो 40 का इधर किया, ये कितना हो गया 800। तो 800 रुपये में हमने 360 संतरे बेच दिए। ठीक है, अब क्लियर कट हो गया। अगर हमने खरीदे कितने हैं, 360 संतरे खरीदे हैं 810 रुपये में। ठीक है, और हम बेच कितने रहे, 800 रुपये में बेच रहे हैं 360 संतरे, ये हम बेच रहे हैं। तो हमें हानि क्या हो रही है, देखो 810 रुपये में तो हमने खरीदे और 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 10 की हानि हो रही ना। तो 10 की हानि हो रही कितने पे, 810 पे इंटू 100। तो एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, बचा कितना 100/81। तो 81 में 81 बचे कितने 19, 19/81। यही हो गई 1% हानि। ये हो गया आंसर नंबर सी। एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ जो 4 और 5 था, पहले मैंने इसको संतरे का इसमें क्वांटिटी सेम कर ली। ठीक है, ऐसे में जब भी मिले आप क्वांटिटी सेम कर लो। तो क्या किया हमने, कर लिया कि 180 संतरे इसने यहाँ से खरीदे, वो 450 रुपये में। वैसे कितने थे, 10 में 4 खरीद रहा था, इसमें मैंने दोनों तरफ 45 का गुणा कर दिया, तो ये हो गए 450 रुपये में इसने 180 संतरे खरीदे। वहीं दूसरी जगह पे क्या खरीद रहा है, वहीं दूसरी जगह पे जो इसका है रेट वो है 10 में 5 के संतरे। मैंने इसमें 180 बनाने के लिए 36 में गुणा किया, तो 360 रुपये में 180 यहाँ से खरीदे। टोटल इसने 360 संतरे जो हैं वो 810 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, लेकिन बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है, उसकी दर जो है वो है 20 रुपये में 9 संतरे बेच दे रहा है। तो 360 कितने बेचेगा, तो इसमें 40 का गुणा किया तो ये हो गया 360 हो गया, इसमें 40 का गुणा किया तो ये हो गया 800। ठीक है, तो अगर 360 खरीदे तो 360 ही बेचेगा ना। तो 360 संतरे जो बेच रहा है वो 800 रुपये में और खरीद रहा है 810 में, तो उसे 10 का लॉस हो रहा है कितने पे, 810 रुपये पे। तो यहाँ से आ गया 1 से 19/81, तो ये हानि होगी। ठीक है, इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में वो हैं यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसके हैं 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, जो 25 से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन सॉल्यूशन साथ भी कराए गए। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, हम सारे यूपी पुलिस कराएंगे, उसके बाद यूपीएसआई हो गया। ठीक है, एसएससी के भी जितने भी हो गए प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी होता है, उससे हमें ये पता लगता है कि एक तो ये पता लगता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, मतलब एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, हमें अपना भी लेवल पता लगता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया उसके अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो उसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिक्कत है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है या मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन तो कर लोगे तुम, लेकिन भैया कि क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो फिर पेपर नहीं कर पाओगे पूरा। ठीक है, पता लगे तुम्हारे 150 का यूपी पुलिस का क्वेश्चन आया, 150 क्वेश्चन उसमें तुम्हारे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रीजनिंग के छूट गए। ऐसा हुआ आपकी बार में, मेरे 1-2 दोस्त हैं वो दे रहे थे तो उनके ना क्वेश्चन छूट गए बता रहे थे। तो वो क्या होता है कि अगर भैया लेंथी कॉन्सेप्ट अगर तुम लगा रहे हो तो क्वेश्चन छूट ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमें ये भी सीखना है साथ साथ कैसे कैसे कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में, 10 से 15-20 सेकंड में कैसे खत्म करें। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं आया जो 15 से 20 सेकंड में ना हो पाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो देखते ही उसमें तो तुम्हें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशन साथ बढ़ते चलेंगे आगे और लेते चलिए क्लास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और फर्स्ट अगर जिसने किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें आप, सेकंड पार्ट देखें, ऐसे ही सारे प्रीवियस के क्वेश्चन करना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वो भी देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।